गुड इवनिंग मित्रों। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से यूके पीएससी के पुराने पेपरों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सेशन 21 है और आप लोगों का जैसा कि न्यूज़ आ गया है आज कि 2 तारीख से आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो तैयारी थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा और कोई एडवांस नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों को बताया गया है, जैसा आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वैसे आपको करना है। तो आज का पहला प्रश्न करते हैं हम सेशन का। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है। तो आपका जब सीएम हरीश रावत जी थे तो उस टाइम पीरियड पर चलाया गया था ये हमारा पेड़ हमारा धन। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? तो ये आपका अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रांत है जिसे आप कैलिफोर्निया नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ का सिलिकॉन घाटी कहलाता है। हाँ, और वहीं भारत का सिलिकॉन घाटी कौन सा कहलाता है दोस्तों? बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में हमारी धरोहर योजना लागू की गई है। तो ये की गई है किसके लिए? तो पढ़ने लिखने में रुचि पैदा कर भाषा विकास में सुधार करने हेतु भारत सरकार ने हमारी धरोहर योजना शुरू की है। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपचक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीयन हेतु। तो ये निवेश के लिए किया जाता है। याद रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। कृषि लागत एवं कीमत आयोग राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो ये टोटल 23 फसलों को देता है। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभी कितने फसलों को रखा गया है? 23 फसलों को रखा गया है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहले कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1965 में की जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, कोई इसे फिर से पुनर्गठित किया जाता है, तब जा कर के यह आयोग क्या बनता है? कृषि मूल्य आयोग बन जाता है। अब वर्तमान नाम क्या हो गया इसका? कृषि मूल्य आयोग। और ये कब हुआ? 1985 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना पूछी जाएगी तो आप लोग कितना करेंगे? 1965 ही करेंगे। ठीक है, ये तो बाद में पुनर्गठित करके कृषि मूल्य आयोग बनाया गया 1985 में। ठीक है, याद करेंगे अच्छे से। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। तो एक चीज़ आप सबसे पहले देखिएगा, कोलार की खाने कई बार पूछी गई है, कहाँ है, किस राज्य में है। दूसरा, हट्टी की खाने पूछी गई है। तो ये दोनों ना, कौन सा? हट्टी और कोलार की खाने दोस्तों कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ठीक, और अगर रामगिरी की खाने पूछी जाएगी तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। और अगर यहाँ से भी आगे जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश का एक ज़िला याद रखना है, सत्य साई। कौन सा ज़िला दोस्तों? सत्य साई ज़िले में आपका रामगिरी नामक स्थान है। ठीक है, आप याद करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न हमने देखा ही है, तो हम सीधे अब जाते हैं यहाँ से आप लोगों का। तो अगले प्रश्न पर हम इंटर कर चुके हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कह रहा है जैसा कि साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना ये कर सकता है, इसका वो है संवैधानिक विशेषाधिकार। और लोकसभा भंग करना, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना ये कर सकता है दोस्तों। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकती है, क्योंकि लोकसभा में धन विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है। तो इसीलिए इस विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे। ठीक है, और धन विधेयक का उल्लेख आपका आर्टिकल 110 में है। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? तो आप लोगों का 65 वर्ष तक। ओके, अगला, पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? तो पंचायत
का सामान्य कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। पंचायत संबंधित सारे फैक्ट मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल है, तो कौन सा है दोस्तों? धारवाड़ की चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, इकोनॉमिक दृष्टि से, इकोनॉमिक के हिसाब से। अगला प्रश्न है, गंडक नदी निम्न में से किसी एक नदी तंत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है ये? गंगा की। अब देखिए कहाँ पर मिलती है गंगा में, ये आपका जो पटना नहीं है, बिहार की राजधानी, ठीक है। तो पटना के पास हाजीपुर है एक जगह, ठीक है। कौन सी जगह? हाजीपुर में आपका दोस्तों गंडक नदी पटना में मिल जाती है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नेपाल से, ठीक है। तो याद रखिए मस्तांग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मस्तांग से निकलती है। कई बार यह सवाल बनता भी है कि गंडक नदी का अन्य नाम बताइए, तो नारायणी। कौन सा दोस्तों? नारायणी नदी इसका एक अन्य नाम है, ये भी आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। वहीं आप लोगों को याद रखना है ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, ठीक है। और भारत में एंटर कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बा है जिसका नाम है सदिया, ठीक है। सदिया से आपका दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई भारत में 918 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और वही ब्रह्मपुत्र की अगर आपको याद रखना है तो कुल लंबाई पूछी जाएगी तो 2900 किलोमीटर आपको याद रखना है। गंगा की 2525 किलोमीटर याद रखना ही है। सिंधु भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर से, ठीक है। भारत में इन सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 709, तो कहीं पर हो सकता है आपका 1119 दिया हो, क्योंकि जो डिवाइडेड एरिया है उसी के हिसाब से, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? अल्पाइन में से छोटे छोटे याद रखेंगे आप, तो 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नीलगिरी, ठीक है। तो भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? नीलगिरी। और नीलगिरी जैवमंडल दोस्तों 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3। एक हो गया कर्नाटक, एक तमिलनाडु और एक केरल, ठीक है। और आपको याद रखना है जो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में याद रखेंगे। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो आप लोग करके आएंगे 1986 में नीलगिरी अभ्यारण्य बना था, सॉरी नीलगिरी जैवमंडल, ठीक है। और इसकी टोटल जो फैलाव है वो 5520 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। 5520 किलोमीटर स्क्वायर आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था साल 2012 में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा आप लोगों का दोस्तों आपने सुना ही होगा, मानसून काल जब आएगी दोस्तों जून में, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है, जब आप केरल के मालाबार तट में सबसे पहले वर्षा होती है, ठीक है, जून के आसपास में इंटर करती है हमेशा, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। हाँ, और अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर में है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले में, पेराम्बूर कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब जहाँ पर आप लोगों का दोस्तों क्या बनते हो? रेल बनते हो, तो इंडियन रेलवे फैक्ट्री इसको भी कहते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं? इंडियन रेलवे फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना आप लोगों को याद रखना है कि 1955 में होती है। कब होती है? 1955 में 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है। और इसकी नींव तत्कालीन भारत देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है, नेहरू जी, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्दाचन किया? ठीक है, मतलब आप याद रखिए कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले खोजकर्ता या फिर ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो क्रेडिट जाता है ये किसे जाता है? ईस्ट इंडिया के कंपनी थी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और इन्होंने आप लोगों का दोस्तों 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, 37 के आसपास, ठीक है। तो इन्हीं को दोस्तों सर्वप्रथम क्रेडिट जाता है ब्राह्मी और खरोष्टी पढ़ने का, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि
के जो पढ़ा, जिस लिपि को वो क्रेडिट जाता है जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है, याद रखेंगे आप। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के पढ़ने के जनक, तो याद रखेंगे। हाँ, तो अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे राइनोसिरॉस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है असम में, ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? तो जन था वहाँ पर, संग्राम था, ग्राम था, जनपद नहीं था, ये आपका बाद में महाजनपद काल में निकल करके आता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ये है आप लोगों का दोस्तों, ये एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, प्राग, यहाँ पर चित्र बने हैं प्राग ऐतिहासिक काल के, और आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और इसको खोजने का क्रेडिट जाता है विष्णुधर को। किसको जाता है दोस्तों? विष्णुधर जी को। और भीमबेटका की खोज विष्णुधर जी ने लगभग 1955 के आसपास किया था, याद रखेंगे। एक मिनट, 1955 नहीं, एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से 1957 होना चाहिए इसका आंसर, मैं कंफर्म हुआ, 1955 नहीं होना चाहिए, 1957-58 के मध्य में विष्णुधर जी ने, ये आप सही मानेंगे, ठीक है, इसको जरूर करिएगा एक बार चेक। मेरे ख्याल से वही सही है, ये 57 वाला यही सही है, 57-58। अगला है, जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने जीतल नामक तांबे के सिक्के। तो जैसा कि इल्तुतमिश आपको पता ही है, गुलाम वंश का राजा हुआ करता था, और इनका टाइम पीरियड कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। 1211 से आप लोगों का 1236 तक इनका टाइम पीरियड है इल्तुतमिश का। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। जहांगीर चंद्रिका के लेखक कौन थे? तो ये थे केशवदास, और केशवदास जी ने मुगल राजा जहांगीर के बारे में बताया है इस किताब में। ठीक, और कई बार यह सवाल इस तरीके से भी पूछता है, जहांगीर, ठीक है, याद रखना है, जहांगीर जस, यहाँ पर एक शब्द ऐड करना आपको, जहांगीर जस, और चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका तो पहले से ही है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक, कई बार यह सवाल इस तरीके से पूछता है, तो केशवदास याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी, तो ये थी सैनिक प्रशासन से, तो अकबर को इसका क्रेडिट जाता है मनसब का, और 1575 में आपको याद रखना है, मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी 1575 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में थे क्या थे दोस्तों? प्रधान थे, ठीक है, और शिवाजी का जन्म कई बार पूछा जाता है, शिवाजी का जन्म 1627 में, ठीक है, और शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में दोस्तों? मतलब किस किले में? शिवनेर में, ठीक है, शिवनेर में। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि शिवाजी का जो टाइम पीरियड था टोटल 1674 से 1680 तक, ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, कई बार माताजी पूछी जाती है, शिवाजी के माताजी का नाम, तो जीजाबाई, क्या क्या याद रखना है आपको? जीजाबाई। और पिताजी को तो आप भले से ही जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि आपके साथी थे, वो जन्म लिए, ठीक है, शाहजी, ठीक है, शाहजी भोसले, ठीक है, याद रखना है आपको, शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, महलवारी व्यवस्था संबंधित थी, तो ये थी दोस्तों भू राजस्व से। ओके, और महलवारी व्यवस्था कब आती है दोस्तों? 1822 में। और रैयतवारी तो 1792 में, 93 में, आपको याद रखने, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं हम। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन या सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में लिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, और द्वितीय में महात्मा गांधी जी गए थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, जिसे आप क्या कहते हैं? फिक्की कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हैं? फिक्की की स्थापना 1927 में की जाती है, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है, किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग ने। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों किया गया था, क्यों चलाया गया था?
देखिए, पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए ही दोस्तों 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा चलाई गई थी ये सीधी कार्रवाई दिवस। ओके, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। यहाँ पर कमीशन में 5 सदस्य थे, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कमीशन में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तीसरा है, लिबरल फेडरेशन के कमीशन का विरोध किया था, ये भी आपका गलत है। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था, ये सत्य है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, कितने सदस्य, 7। और साइमन कमीशन को ही दोस्तों कई बार श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन। और ये साइमन कमीशन गठित की जाती है 8 नवंबर 1927 में, ठीक है। और ये भारत पहुंचती है 1928 में, ठीक है। और तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सर जॉन साइमन, ठीक है, इसी के नाम पर यह कमीशन रखा गया था, या इन्हीं के नाम पर, तो सर जॉन साइमन, तो इसलिए आपको साइमन कमीशन याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्राविधान किया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि जैसा आया तो आपको पता है कि 1919 के अधिनियम से आया था, ठीक है, तब जा करके 1926 और 1923 आप लोगों ने देखा होगा गठित की जाती है लोक सेवा आयोग की, लेकिन यहाँ पर 1935 दिया गया है सही आंसर, ठीक है, यहाँ पर 1935 सही हो जाएगा उसके बाद, ठीक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1927 में। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। तो ये नहीं है जोशी, ठीक है, डोभाल है, नैथानी है, गुर्रानी है, याद रखेंगे हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। तो पाल, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता है। तो गोलजू देवता या गोलू देवता, ठीक है, या फिर न्याय के देवता। मुख्यतः उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्टों में आपको इस भगवान के मंदिर देखने को मिलेंगे, एक चंपावत, एक अल्मोड़ा में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मंदिर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल में चलदा या फिर घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो ये महासु देवता शिव को माना जाता है, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी। तो ये की थी मोलाराम जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और क्योंकि उत्तराखंड बेसिक पूछता है, आपको बेसिक ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है कह रहा है, ठीक है, नहीं है कह रहा है। तांदी, थड़िया, चौफला, ये है ही दोस्तों लोक नृत्य गीत, खुदेर नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है कब से। तो ये मकर संक्रांति से बैसाखी तक मानी जाती है, हाँ। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे एक बार। हल या हिल जात लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों लखिया भूत, ठीक है। कृषि जब जुताई उताई की टाइम पे ये की जाती है दोस्तों, ठीक है, बरसात के मौसम पे। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये हिल जात यात्रा प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये नेपाल से आया था, याद रखेंगे आप। ओके, अगला है, निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो ये है औली चमोली में, और हमेशा जनवरी फरवरी माह में यहाँ स्कीइंग प्रतियोगिता कराई जाती है। अगला है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो ये तुरी और रणसिंगा काफ़ी लोगों ने इसको बजाया भी होगा, सुशिर वाद्य यंत्र है मित्रों। अगला है, उत्तराखंड की लोक कला एल्पना या फिर एल्पना या एपन कहते हैं जिसे, प्रसिद्ध शब्द है एपन। वहीं उत्तराखंड में दोस्तों एपन गर्ल के नाम से जिसे जाना जाता है वो है मीनाक्षी खाती, याद रखें, महत्वपूर्ण नाम है। मीनाक्षी खाती जी को दोस्तों एपन गर्ल के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1902 में, और ये एक मासिक पत्रिका थी, याद रखेंगे। ये एक कैसी पत्रिका थी दोस्तों, मासिक पत्रिका। और इसके जनक पूछे जाते हैं कई बार, तो गिरिजादत्त नैथानी आपको याद रखना है, गिरिजादत्त नैथानी जी को, ठीक है। और ये आपका लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, लैंसडाउन से, और लैंसडाउन पौड़ी में है, याद करिएगा।
एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहो या भीष्म पितामह कहो, ये गिरिजादत्त नैथानी जी को ही माना जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौरी या रंगीली पिछौरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में है, याद रखेंगे, ठीक है। हल्द्वानी को बसाने का श्रेय ट्रेल को जाता है, रुद्रपुर को बसाने का श्रेय रुद्रचंद को, काशीपुर काशीनाथ चंद्रवंश का एक अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया दोस्तों सेशन को सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, और अन्यथा नहीं तो आप सुनिए, हम पुराने पेपरों पर चर्चा कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या करिए, इसको एक दो बार ज़रूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि सुनने से आपको कहीं ना कहीं काफ़ी प्रश्नों को जानने और पहचानने का एक नया तरीका मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं, डाउट भी क्लियर होते हैं। थोड़ा सा एमसीक्यूज लगाइए घर में आप लोग भी। तो कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।